हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के लिए 10वां क्लास का क्लास 10th का गोधली भाग 2 बिहार बोर्ड संपूर्ण हिंदी व्याकरण वन शॉट लेके आए हैं। अगर अभी तक आप लोग को हिंदी कंप्लीट नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़िए और आपको एग्ज़ाम 2024 में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं गोधली भाग 2 से। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लो कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे यहाँ एक पहले लेखक के नाम हम लोग याद कर लेते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो हम लोग ऐसे याद करवाए थे ट्रिक से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। याद कैसे करेंगे? कहता है कि श्रम कौन करेगा? भीम। तो भीम से याद करना भीमराव अम्बेडकर। कहता है 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिनीलोचन शर्मा। तो याद करिए कैसे करेंगे? 20 के दांत, तो विशाल जो भी दांत वाले जीव रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? नाली में रहते हैं। तो नाली से याद करना है नलिनीलोचन शर्मा। आगे है भारत से हम क्या सीखे? तो याद रखना है कि भारत से मैक्सिमम बात हम लोग भारत से ही सीखते हैं। तो मैक्सिमम से याद करना है मैक्स मूलर। चलिए, तो भारत से हमें क्या सीखे? इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर। अगर नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 1000 वर्ष पहले से ही नाखून बढ़ते आ रहा है। तो 1000 से याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला है कि नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य। याद रखना नागरी लिपि मतलब नागरी मतलब शहर है ना। तो नागरी लिपि से बहुत अच्छा गुना ग्रामीण लिपि है, ग्रामीण लोग है। तो गुना से यहाँ लिखना है गुणाकर मूल्य। याद रखना है। कहता है कि बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। याद रखना है। याद कैसे करेंगे? बहादुर। तो हम याद करवाए थे कि जो बहादुर होता है वो अमर होता है। तो अमर से याद रखना है अमरकांत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। कोई कहे कि 20 के दांत का लेखक कौन है? सॉरी, आगे श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो कौन है बाबू बताइए? तो भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिनीलोचन शर्मा। अगला है कि भारत से हमें क्या सीखे? इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है नागरी लिपि का लेखक कौन है बाबू? तो नागरी लिपि का लेखक है कौन? गुणाकर मूल्य। अगला है बहादुर का लेखक कौन? बहादुर एक कहानी नहीं है बाबू। तो बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। चलिए आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है बाबू कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। हम लोग याद करवाए थे कि परंपरा, राम जी के परंपरा से ही हम लोग कोई भी व्यक्ति मरते हैं तो बाल मुड़ाते आ रहे हैं। तो राम से याद रखना है रामविलास शर्मा। चलिए आगे जीत में मैं निरखत हूँ। इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो जीत में मैं निरखत हूँ मतलब है जीतता कौन है? राजा महाराजा लोग है ना। तो राजा महाराजा से याद रखना है पंडित बिरजू महाराज। तो जीत में मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अगला है कि अभिनयों का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। याद कैसे करेंगे? अस्य अभिनयों, अवश्य अशोक माने अभिनयों का लेखक कौन है बाबू? अशोक वाजपेयी। अगला है मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। याद रखना है मछली कैसा खाना है? सूखल से लिखना है कि मछली कौन ला के सूखल खाएगा? विनोद खिलाएगा। तो याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल होता है। तो मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। अगला का है नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक कौन है बाबू? एदित है ना, एदित मिश्र। याद रखना है। अगला शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी।
तो हमको पूर्ण विश्वास है कि लेखक के नाम आप लोग को याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हुआ है तो आराम से अपना कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा दम नज़दीक आ गया है, अभी भी जग जाओ, है ना। आगे आप लोग क्वेश्चन है, सबसे पहला पास्ट हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला लेसन में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो क्या है, एक निबंध है। सबसे पहले आएगा कि इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। किनका हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का। कोई दिक्कत? कहता है कि भीमराव अंबेडकर के बारे में ही हम लोग पहला लेसन में कहता है कि उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की है। पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो अमेरिका और लंदन से प्राप्त की है। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण याद रखना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। किनको? भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण को। कोई दिक्कत? अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह, याद रखना है, ललई सिंह यादव ने किया था। अगला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था बाबू? याद रखना है कब हुआ था? तो कहना है 1956 में दिल्ली में हुआ था। किनका? भीमराव अंबेडकर का। अगला है उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्तित्व बुद्ध, कबीर और ज्योति बालू फुले थे। याद रखना है उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्तित्व बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपना कॉपी में लिखते रहिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सब बातें याद रख लेना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है बाबू कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आपको आंसर लिखना है। उत्तर हम लिखे हैं कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी है। कुछ की कमी है? पोषक की कमी है। अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आंसर लिखे हैं बाबू। उत्तर है कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए तो इसका आंसर ई हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर है, अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियों क्या है? तो आंसर लिखना है, आंसर बताना है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। चलिए तो इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला
क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आंसर लिखना है, आंसर बताना है बाबू कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो लोगों अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं। एक मिनट रुकिए, पूर्वजों का कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए इसका आंसर इतना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो आंसर लिखना है कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। चलिए तो इसका आंसर इतना हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्वेश्चन है बाबू, याद रखना है। सातवां प्रश्न है, कहता है कि लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है। तो आंसर हम लोग लिखना है, इसका कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो आंसर लिखना है, आंसर है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के श्रम जैसा भाईचारों को आवश्यक माना है। चलिए तो इसका आंसर इतना लिख देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला लेसन समाप्त हुआ, अब दूसरा लेसन में हम लोग आए हैं। विश्व के दांत, है ना। विश्व के दांत क्या है, कहानी है, याद रखना है। इसका सबसे पहला पॉइंट हम बनाए हैं कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो 20 विषय लोग कहाँ रहते हैं, नली में, नाला से याद रखना, नलिनी लोचन शर्मा। माने इस पाठ के लेखक कौन है बाबू, नलिनी लोचन शर्मा। तो पूछेगा कि विश्व के दांत के लेखक कौन है, नलिनी लोचन शर्मा। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बाबू, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, पटना के बदरघाट में हुआ था। किनका जन्म, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म हुआ था, है ना। विश्व के दांत का लेखक, है ना, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। इतना बात तो याद हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि लेखक की प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, संहिता का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रमचंद संहिता, तत्व और आलोचना इत्यादि है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यह कहानी विश्व के दांत कहानी तथा अन्य कहानियों नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला है, सेन साहब की एक काले रंग की 7,500 रुपया की कार थी। तो पूछेगा कि सेन साहब की कार का कीमत कितना था। तो 7,500 माने 7,500 रुपया थी। कोई दिक्कत। चलिए कैसा रंग का था, काले रंग का था। सेन साहब के कार का रंग कैसा था, काले था। उनका उस कार का कीमत 7,500 रुपया था, 7,500 रुपया था। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है बाबू कि सेन साहब अपनी पुत्रियों को
कठपुतली समझते थे। तो पूछेगा कि सेन साहब अपने को पूछेगा कि सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या समझते थे? कठपुतली समझते थे और अपने बेटे को इंजीनियर, अपने बेटे को क्या समझते थे? इंजीनियर समझते थे। कौन? सेन साहब इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कहता है कि जो सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे और अपने बेटों को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कौन? सेन साहब। अगला कहता है, अगला बाबू कि गिरधर लाल ने, कौन बाल? गिरधर लाल जो मदन का पिता और सेन साहब का किरानी था। तो पूछेगा कि गिरधर लाल जो मदन का क्या था? पिता था। तो मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। याद रखना है, मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। तो कहता है गिरधर लाल जो मदन का पिता और सेन साहब का किरानी था। कौन था बाबू? सेन साहब का किरानी था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इतना बात समझ गया होगा। अगला है कि मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। तो पूछेगा कि मदन किस चीज का खेल खेल रहा था? तो लट्टू घुमाने की, है ना। मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। कहता है कि मदन की लड़ाई किससे हो गया था? कासू से। कब हुआ था? जब वो खेल खेल रहा था। कोची के खेल खेल रहा था बाबू? लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था, माने लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी कोची हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। किसको? मदन को। अगला है, कहता है कि अगला है बाबू कि मदन ने कासू या खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। कहता है कि मदन ने किसको तोड़ दिया था? कासू या खोखा। खोखा को ही क्या नाम है? कासू। और कासू को ही मार के दांत कौन तोड़ दिया? मदन। के दांत तोड़ दिया? 2 दांत तोड़ दिए थे। कितने दांत? 2 दांत। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि कासू, तो गया कासू सेन साहब का, ये तो लिख लिया ना, कासू सेन साहब के, ये तो हो गया। अगला कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। तब पूछेगा कि कासू मतलब खोखा, कासू को ही क्या कहते हैं? खोखा कहते हैं। और खोखा जो था, कासू जो था, जो सेन साहब के बुढ़ापे का क्या था? आंखों का तारा था। क्या था वो? आंखों का तारा था। कौन? खोखा, जिसको कासू कहते हैं। वो है ना, कासू जो खोखा था, वो सेन साहब के बुढ़ापों का क्या था? आंखों का तारा था। कोई दिक्कत? अगला कहता है सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते। पूछेगा कि सेन साहब ने मदन को कहा था कि, कुछ कहा था? सेन साहब ने मदन को क्या कहा था? तो कहना है सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं। अगला है महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिक महल वाले की ही जीत होती है। कहता है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिक महल वाले की ही जीत होती है। तो कोई पूछे कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिक जीत किसकी होती है? तो बोलना कि अधिक जीत महल वाले के ही होती है। चलिए अगला कहता है कि यही कहानी महल वाले और झोपड़ी के बीच है। यही कहानी महल और झोपड़ी वाले के बीच है, जिसमें महल और झोपड़ी में जब लड़ाई होती है तो जीत किसकी हो जाती है? महल वाले की। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। कहता है कि घर के याद रखना है कि घर के सभी मामलों में कासू किसको कहते? खोखा को। कासू अपवाद था। कहता है अगला है बाबू कि सेन साहब की 5 पुत्रियों की, जिनका नाम सीता, रजनी, लाजो, शेफाली एवं आरती है, एवं एक पुत्र था जिसका नाम कासू है, उपनाम खोखा था, है ना। तो कहता है पूछेगा कोई पूछे
कि सेन साहब की कितनी पुत्री थी, मैंने बेटी के गो था 5 गो। 5 को नाम हम बता दिए। पहली की नाम है सीता, फिर नाम है रजनी, फिर नाम है लाजो, फिर है शेफाली और एवं आरती। तो 5 बेटी थी सेन साहब की, 5 का नाम बता दिए, 5 का नाम याद कर लेना है। और एक बेटा था, एक इकलौता बेटा था सेन साहब के। उस अपना बेटा का नाम क्या था, नाम धरा था कासू। पुकारू नाम ऐसे क्या बुलाते थे, खोखा। क्या है, खोखा। पूछेगा वो कोई दिक्कत, पूछेगा कि सेन साहब की पुत्री का नाम क्या गो था, क्या गो पुत्री था, 5 गो। 5 के नाम याद करवा दी, याद कर लेना है। खोखा और बेटा क्या गो था, खोखा था, एगो था, है ना, जिसका कासू पुकारू नाम था, दूसरा नाम कासू, पहला कासू और दूसरा नाम खोखा। चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखना है, आंसर बताना है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग, हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। मतलब कहता कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम बनाए गए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, 2024 में यही सब प्रश्न आते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर शुरू से अंत तक वीडियो बगैर स्किप कर ले हुए पढ़ लेते हैं तो आने वाले प्रश्न हिंदी गोधली भाग 2 से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूरा हिंदी का निचोड़ लेके आए हैं, पूरा महामैराथन क्लास है, दम समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था। कहता है कि खोखा किस मामलों में अपवाद था। आंसर बताना है भाई, उत्तर बताना है कि सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही काज करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है बाबू, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न है कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी भावनाएं देखते थे और उन भावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की गई थी। तो आंसर लिखना है कि आंसर बताना है भाई, आंसर लिखना है कि सेन साहब और उसकी पति खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। कोई दिक्कत, चलिए तो इसका आंसर यह याद कर लेना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बाबू, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना
है। तो आंसर कहना है, आंसर है बाबू, एक मिनट रुकिए, आंसर है, आंसर है छोटे कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। चलिए कोई दिक्कत, तो इतना लिख देना है। अगला है प्रश्न कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे? तो आंसर लिखना है कि आंसर बताना है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन कासू के दांत तोड़कर लिया, है ना। चलिए तो इतना लिख देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आपकी दृष्टि विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखे हैं कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कासू का चरित्र चित्रण करें। तो आंसर बताना है कि कासू सेन साहब के, आंसर बताना है, एक मिनट, आंसर बताना है छोटू कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। कौन चला देता था? वही दुलारू बेटा था, है ना, कासू जिसको खोखा कहते। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। किसका बेटा था कासू? मदन का ना जी। चलिए अगला है सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर लिखना है, आंसर बताना है कि सेन साहब विष के दांत कहानी का एक पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियों और 1 पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है मदन का चरित्र चित्रण करें। आंसर लिखना है मदन विष के दांत, या आंसर लिखना है कि मदन विष के दांत कहानी का एक पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देते हैं। कौन तोड़ देते हैं? मदन। कौन तोड़ देता है? मदन।
और सेन साहब के बेटा कौन था? खोखा। सेन साहब का बेटा ना था? हाँ, सेन साहब के बेटा था, याद रखना। आगे हम लोग बढ़ते। खोखा जिसको कासू कहते हैं, खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू। और कासू के दांत कौन तोड़ दिया था? मतलब खोखा के दांत कौन तोड़ दिया था? मदन, है ना, कोई दिक्कत? और खोखा किसका बेटा है? सेन साहब। सेन साहब को कितने बेटियां हैं? 5, कोई दिक्कत? और पुत्र के है 1, जिसका नाम है कासू। खोखा, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न है बाबू कि गिरधर लाल का चलित चित्रण करें। तो आंसर बताना है। गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। कोई दिक्कत? गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करते हैं। लिखना है कि गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। तो गिरधर लाल किसका पिता है? मदन का। तो पूछेगा कि मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। सॉरी, गिरधर लाल कथी कहता है? किरानी और मदन का पिता है। और मदन का पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है। तो कहता है कि मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, पूछेगा कि गिरधर लाल को बाहर क्यों निकाल दिया जाता था काम से? सेन साहब के, है ना, सेन साहब ही काम करते थे, उसके काम से क्यों निकाल दिया गया था? तो बताना कि जब गिरधर लाल का पुत्र मदन था, ये मदन का पिता गिरधर लाल है, और जब मदन सेन साहब के बेटा कासू से जब लड़ाई किया था तो उसके लट्टू घुमाने में लड़ाई हुआ था। और तो उसके उस लफ्ज लड़ाई हुआ तो से कासू को, मैंने खोखा का 2 दांत तोड़ दिया। कौन? मदन। इसके कारण से उनके मतलब मदन के पिता गिरधर लाल को क्या कर दिया था? सेन साहब अपने काम से बाहर कर दिए थे। समझ में आया? चलिए, निकाल दिए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि गिरधर लाल का चलित चित्रण वर्णन करें। ये तो हो गया ना बाबू, ये तो लगता है कि पढ़ा दी, ये तो था। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तीसरा लेसन आ गया। कहता है कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हमें क्या सीखे? तो भारत से हमें मैक्सिमम बात, मैंने भारत का लेखक कौन है? भारत से हमें क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। कोई दिक्कत? ये क्या है बाबू? भाषण है। क्या है? भाषण। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें कहता है कि इस पाठ के लेखक फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 6 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। तो पूछेगा कि बताइए, कहेगा कि बताइए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मन में हुआ था। कहाँ में हुआ था बाबू? जर्मन में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। अगला पॉइंट ध्यान देना है। कहता है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो बोलना है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। कौन था बाबू? विल्हेल्म मुलर था। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मुलर था। अगला तीसरा पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है तीसरा है बाबू कि जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तब उसके पिता का निधन हो गया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत का हिंदी से जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। अगला पॉइंट याद रखना है बाबू। अगला पॉइंट है, यहाँ ध्यान देना है। कहता है कि उनका निधन 28 अक्टूबर सन 1900 को हुआ था। अगला याद रखना है। अगला पॉइंट है बाबू, कहता है इस भाषण के अनुवादक डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है। कहता है कि इस भाषण में मैक्स मुलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत को सबसे अच्छा देश बताया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग याद करते हैं। अगला पॉइंट है कि मैक्स मुलर के अनुसार तो सत्य
भारत का दर्शन ग्राम में होती है। तो पूछेगा कि मैक्स मुलर के अनुसार सत्य भारत का दर्शन कहाँ होती है? ग्राम मतलब गांव में, ग्राम मतलब गांव में होती है। अगला पॉइंट याद रखना है बाबू, अगला पॉइंट यहाँ हो गया, कहता कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। मैक्स मुलर ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था? तो वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। अगला पॉइंट याद रखना है बाबू, अगला पॉइंट है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइटर की उपाधि दी थी, लेकिन मैक्स मुलर ने इसे आविष्कार कर दिया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, याद रखना क्वेश्चन है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा है ना और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आंसर बताना है। इसका आंसर लिखे है छोटू, याद रखना, इसका आंसर लिखे हैं कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देश की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियों, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलिए अगला दूसरा प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? आंसर लिखना है। हमें आंसर लिखे हैं कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। और दिक्कत लेखक का यह मानना था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका आंसर ही लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि अगला क्वेश्चन है कि धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? आंसर लिखना है भाई। ये धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन चौथा ध्यान देगा, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। आंसर लिखना है भाई कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला चौथा लेसन में हम लोग पहुँच गए। अगला चौथा लेसन है बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून आज से बढ़ रहा है हजारों वर्ष मैंने इस नाखून का लेखन कौन है? हजारी प्रकाश द्विवेदी है ना। ये क्या है बाबू? एक निबंध है, ललित निबंध। कोई दिक्कत? इसका पहला पॉइंट ध्यान देना है भाई कि इस पाठ के लेखक का जन्म सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें महाभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। किनका हुआ था बाबू? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट ध्यान देना है। अगला पॉइंट है इसकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, पृथ्वीराज रासो, विचार के और वितरक आलोक
वानभट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य की भूमिका विश्व भारतीय शांति निकेतन इत्यादि है। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ कहता कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते एवं सब नए खराब नहीं होते। कोई दिक्कत? अगला कहता कि लेखक की ऐसी बेटी थी, लेखक की कितने बेटी थी? एक बेटी थी। कितना? एक ही बेटी थी। मतलब पूछेगा कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी की कितने बेटी थी? तो एक ही बेटी था। अगला पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट तो खत्म हो गया, ये पॉइंट पर ध्यान देना है। कहता कि इंद्र का वर्ज दधिनी मुनि के हड्डी से बना था। ये अगला पॉइंट देना ध्यान कि आर्यो ने लोहा का आविष्कार किया था। पूछेगा कि लोहा का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यो ने किए थे। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहता कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? आंसर लिखना है, आंसर लिखना है भाई। इसका आंसर क्या होगा? आंसर लिखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तभी लेखक के मन में प्रश्न उठा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो आंसर हम लिखे हैं कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को उनके पार्श्व मतलब पिछली है ना पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है, मतलब पिछली बातें याद दिलाती है। कौन? नाखून। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देगा क्वेश्चन पर। कहता है लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? आंसर लिखना है, आंसर बताना है भाई, उत्तर बताना है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। इसीलिए नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। लेखक के मानना था। आंसर इतना लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा पर ध्यान दें। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? आंसर लिखना है, आंसर बताना है। आंसर लिखना है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति मतलब पिछली बातें यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और चौथा लेसन खत्म हो गया। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जब दबा के कर दीजिए और बेल आइकन की भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को बात भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए तो एक वीडियो का शुरू से अंत तक बगैर स्किप किए हुए पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी का गुदलू भाग 2 का हिंदी एक भी इससे प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। चलिए तो 5वां लेसन में हम लोग पहुँच गए नागरी लिपि। तो नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो नागरी लिपि से अच्छा कई गुना अच्छा है कोची ग्रामीण। तो गुना से याद रखना है गुणाकर मूल्य। कोई दिक्कत? चलिए तो इसमें पहला पाठ है बाबू कि इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य हैं। मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तक का प्रकाशन किया। इनका निधन 1909 में हुआ था। मतलब गुणाकर मूल्य का निधन 1909 ईस्वी में हुए थे। इसने अपने जीवन में 30 पुस्तक का प्रकाशन किए थे और उन्होंने कम से कम 2500 से अधिक लेख लिखे थे, है ना। इनका
जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। किनका? गुणाकर मूल्य का। कोई दिक्कत? चलिए आगे अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बाबू कि उनकी प्रमुख रचनाएं। किनकी प्रमुख रचनाएं? गुणाकर मूल्य की। कहता है कि अक्षरों की कहानी, इतिहास और संस्कृति प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक सूर्यमंडल, सूर्य नक्षत्र लोग इत्यादि है। अगला पॉइंट है बाबू, ध्यान देना है। कहता है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी लिपि कहते हैं। तो याद रखना है कि दक्षिणी भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? नंदी लिपि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? नंदी लिपि कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं बाबू। कहता है कि विजयनगर के शासकों का लेख नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। कहता है अगला पॉइंट है बाबू, अगला पॉइंट है कि अकबर ने अपने समय के सिक्के में राम सीता का चित्र बनवा कर राम सिया लिखवाया था। उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। उत्तर भारत की लिपि को कौन कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। अगला पॉइंट है बाबू कि 8वीं 9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि बनी थी। चलिए अगला हम लोग बढ़ना है। नागरी लिपि के आरंभिक लेखक विंध्य पर्वत के नीचे के ढक्कन प्रदेश से मिलता है। एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काटकर बनाया गया था। अगला पॉइंट है बाबू, कहता है कि जैन गणितज्ञ महावीराच ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। अगला पॉइंट है बाबू कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है बाबू क्वेश्चन, कहता है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? आंसर बताना है। कहना है कि आंसर बताना है बाबू कि करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ऐसे लिखना है कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाओं लिखी जाती है। तो पूछेगा देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है, तो बताना है हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली लिखी जाती है। अगला प्रश्न है बाबू, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो आंसर लिखना है, आंसर लिखे हैं कि लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। तो कोई पूछे कि लेखक ने किन भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है, तो आंसर बताना है कि लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, चौथा याद रखना है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। आंसर लिखना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलता है। तो दिक्कत? अगला 5वां क्वेश्चन ध्यान देना है। कहता है नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं? आंसर लिखना है, आंसर बताना है बाबू इसका। आंसर बताना है,
नागरी लिपि का देवनागरी लिपि कहते हैं। कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण, कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर ब्राह्मणों के किया है, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा काशी के पंडित का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि ब्राह्मणों, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। कहते हैं इसका आंसर है नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने किया है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा काशी के पंडित का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में ही हुआ है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार का कई मत देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग छठा में पूछिए, छठा क्लास में है ना, आधा पहुंच गई। चलिए कहता है बहादुर क्या है? कहानी है। बहादुर कौन बनता है? अमरलोक, है ना। तो अमरकांत, बहादुर का लेखक अमरकांत। पहला पॉइंट है बाबू कि इस पाठ के लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था। किनका जन्म? अमरकांत के। कब होता? 1925 में। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर को पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट है बाबू, याद रखना है कि आपकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलना, कुहासा इत्यादि। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। अगला पॉइंट है बाबू कि उपन्यास सुखापति, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार आदि वानर सेना, एक बाल उपन्यास भी लिखी है। अगला पॉइंट है बाबू कि बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो पूछेगा कि बहादुर ने पूरा किसको पीटा था? भैंस को। और बहादुर का दूसरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर था। अगला पाठ है बाबू, जिसकी कल्पना कर माने बहादुर को दुगना पीटा था। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। तो बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे? युद्ध में। बहादुर कितने पैसा लेके भागे थे? 2 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। पूछेगा कि बहादुर का उम्र कितना था? तो 12 से 13 वर्ष की थी। मुंह चपटा, रंग गोरा, काफी हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड का रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहनना था। कौन पहन ले था? बताइए। बहादुर। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते। अगला पॉइंट कि लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा था। अगला पॉइंट है बाबू कि मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। रोटी न बनाने पर निर्मला लेखक की पत्नी ने उसे मार
उसे मार रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपया की चोरी का इल्जाम लगाया। बहादुर से सिलपटा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। कौन कौन भाग गया था बाबू, बताइए? बहादुर। कहता बहादुर के पास, याद रखना है, बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर अब आगे। प्रश्न कहता है अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखना है, जो भी बहादुर के बारे में जान रहा है उसके बारे में लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा सा मुंह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कहता कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। आंसर लिखना है इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, तो जिसके कारण उसकी भाभियों महारानी बंद कर बैठी रहती थी। इसीलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पति भी नौकर के लिए घूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकरों का आनंद देखा था। इतना बात लिख देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन आएगा कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। आंसर लिखना है, आंसर बताना है भाई कि बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा। अंततः बहादुर घर छोड़कर क्या होगा, भाग गया। जब माँ को पीटने पर बहादुर क्या होगा, घर को छोड़कर भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न पर ध्यान देगा। चौथा प्रश्न आएगा, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। आंसर लिखना है कि बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी काज बहादुर करने लगा था। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते। पांचवा प्रश्न ध्यान देना है। कहता है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। आंसर करना है, आंसर लिखना है कि शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिन के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ में सिलवट्टा गिरकर टूट गया, तभी और ज़्यादा डर गया और अंततः लेखक का घर छोड़कर भाग गया। इतना बात लिख देना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। आंसर लिखना है, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये खो जाने का प्रपंच रचा। उसका
परिणाम यही निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाइयों सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। चलिए यही बात लिख देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, याद रखना है बहादुर का चरित्र चित्रण करें। आंसर लिखना है कि बहादुर 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 एक ही को रहेगा तो चलेगा, है ना। बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत है। बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन मान के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग गया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 12 से 13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला गया। कोई दिक्कत? इतना लिखना है। अब हम लोग 7वां में पहुंच गए, चैप्टर नंबर 7वां। कहता है परंपरा का मूल्यांकन। परंपराओं से, है ना, रामविलास शर्मा। मैंने इस पाठ के लेखक, याद रखना पहला पॉइंट, कहता है कि इस पाठ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में हुआ था। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट कहता है कि आपको निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को निधन हुआ। अगला पॉइंट है बाबू, कहता है कि आपकी प्रमुख रचनाएं भारत तेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई आदि है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है बाबू कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? आंसर लिखना है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना है। भारत की जातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? आंसर लिखना है कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीयता भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसी साहित्य से जुड़ी है, जो एकता स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं और जिससे लोगों में बहुजातीयता का बोध होता है। नोट पार्ट में लिखल है कि इस अध्ययन से यही दोनों एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा, तो दोनों ज़्यादा याद रखेगा, है ना। चलिए अब हम लोग 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9वां पहुँच गए। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कम से कम 9वां चैप्टर में पूछे तो इतना तो सीख मिला होगा, तो लाइक करना होगा, है ना। जो चीज़ आपको याद नहीं वो अपना कॉपी में वीडियो रोक को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक पाठ, ये अगला पॉइंट है। पहला पॉइंट, इस पाठ के लेखक कौन है? तो आज से अभिनय, आज से अशोक, हम लिखाए थे ना। तो इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में
बेंदूर के छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास मध्य प्रदेश में था। किसका? अशोक वाजपेयी का। अगला कहता है, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट में ध्यान देना है। कहता है कि उनकी माता निर्मला देवी और पिता परमानंद वाजपेयी था। कोई दिक्कत? उन्हें अशोक वाजपेयी का माता का नाम निर्मला देवी था और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट ध्यान देना है। कहता है कि एक पतंग अनंत में थोड़ी सी जगह फिलहाल इत्यादि है। अगला कहता है कि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2024 में नवाजा गया था। किनको नवाजा गया था? तो अशोक वाजपेयी को ना जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला बात है कि लेखक 10 वर्ष पहले अभिनय गए थे। लेखक कितने वर्ष पहले अभिनय गए थे? तो 10 वर्ष पहले। अगला है, कहता कि अभिनय दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। पूछेगा अभिनय कहाँ स्थित है? तो अभिनय दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भाई, अभिनय कभी पोप की राजधानी हुई करती थी। अभिनय कभी पोप की राजधानी हुई करती थी। अगला पॉइंट है भाई, कहता कि अभिनय का पूरा नाम विलेनव ला अभिनय है। अगला पॉइंट है भाई, कहता कि अभिनय में एक ईसाई मठ का शत्रुज था। अगला पॉइंट है भाई, कहता कि सोन नदी के किनारे बसे 2 शहर अभिनय और विलेनव था। अगला पॉइंट है भाई, लेखक अभिनय में 19 दिन रह कर 35 कविताओं लिखी थी। अगला पॉइंट है भाई, कहता कि लेखक अपने साथ टाइपराइटर 34 पुस्तकें और कुछ संगीत टेप गए थे। अगला पॉइंट है भाई, अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख क्या था? केंद्र था। अगला पॉइंट है, नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है। आगे हम लोग बढ़ते। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला पॉइंट याद करना है, लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। महसूस करते हैं। मैंने लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। अगला पॉइंट है भाई, लेखक नदी की समानता कविता से करते हैं। लेखक नदी की समानता कविता से करते हैं। पहला पॉइंट है, याद रखना है, पहला पॉइंट नंबर पहला है बाबू, अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो आंसर बताना है भाई कि अभिनय दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष अभिनय में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? आंसर लिखना है, हर वर्ष अभिनय गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय संघ समारोह हुआ करता है। दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ला शत्रु क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? आंसर लिखना है, ला शत्रु अभिनय शहर में ईसाइयों धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे काला केंद्र बना दिया गया है। अगला चौथा क्वेश्चन है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? आंसर लिखना है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं? आंसर लिखना है, नदी और कविता के
समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। इस तरह नदी का कोई अंत नहीं कोई अंत नहीं, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं, जिनका जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग 10वां पूछिए, चैप्टर नंबर 10वां, मछली। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, है ना। चलिए, मछली कौन सूखा लगा? विनोद, है ना। सुख से सुखल, सुखल से शुल्क, शुल्क मतलब विनोद कुमार शुक्ल। कहता है कि इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला पाठ है, ये तो पाठ हो गया। अगला पाठ कहता आपकी प्रमुख रचनाएं। नौकरी की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कैमरा और महाविद्यालय इत्यादि है। अगला पॉइंट यही कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। अगला है, कहता कि आपको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है, कहता है कि पिताजी बाजार से 3 मछलियाँ लाई थी, जिसमें एक मरी थी। पिताजी कितने मछली लाए थे? 3 मछली लाए थे, जिसमें एक मछली मरी हुई थी। अगला पॉइंट हम लोग याद, कहता कि घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे। तो पूछेगा कि घर में मछली केवल कौन खाते थे? लेखक के पिताजी खाते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मछली को लेकर बच्चे गली में घुस गई, है ना। तो कहेगा कि मछली के लेकर बच्चों ने कहाँ घुस गई? गली में घुस गई। अगला पॉइंट है संतु मछली को देखकर हिचक रहा था। संतु मछली को देखकर क्या कर रहा था? हिचक रहा था। अगला पॉइंट याद करना है कि बच्चे एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहता था। कहता कि बच्चे ने एक मछली को कहाँ छोड़ना चाहता था? कुएं में। अगला पॉइंट है कि दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आंख में छवि मतलब परछाई नहीं बनती। अगला पॉइंट याद रखना है, दीदी मछली की तरह तड़प रही थी, माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। भग्गू घर का नौकर था। भग्गू क्या था? घर के नौकर था। अगला पॉइंट याद रखना है, कहता पिताजी ने भग्गू से नरेंद्र के हाथ पैर तोड़ने को कहा था। अगला पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन याद रखना, कहता है कि झोले में मछलियों लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? ऐसे लिखना है कि बच्चे मछली के झोले को लेकर पतली गली में घुस गए क्योंकि चौड़ी गली में काफ़ी भीड़ थी और बरसात भी हो रही थी। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन याद करना, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? ऐसे लिखना है, बच्चे मछलियों के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में भी छोड़ना चाहते थे, ताकि जब मन हो वहाँ से मछली निकाल कर खेल सके, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मछलियों लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? आंसर करना, मछलियों के घर आने के बाद बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उसके साथ खेलने लगे। चौथा क्वेश्चन है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? आंसर लिखना है, मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था कि क्योंकि उसे डर था कि मछली काट न ले, है ना, वही हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना है,
क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो भाई। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? आंसर लिखना है मछली को बारे में दीदी ने यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में किसी की छवि नहीं दिखती, किसी की छवि नहीं दिखती है ना। किसी की परख करने के लिए लेखक ने मरी हुई मछली की आंखों में अपनी तस्वीर देखनी चाहती थी। दिक्कत चलिए अगला क्वेश्चन छठा कहता है संतू क्यों उदास हो गया? आंसर लिखना है कि मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की उसकी अभिलाषा मर गई, इसीलिए संतू उदास हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है घर में मछली कौन खाता था? वह कैसे बनाई जाती थी? आंसर लिखना है घर में मछली केवल लेखक के पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा था। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 8वां कहता है दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? आंसर लिखना है दीदी घर में थी और रो रही थी। अगला 9वां क्वेश्चन लिखना है अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? आंसर लिखना है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतों के पीछे मछली लेने के लिए भागा। अगला क्वेश्चन है 10वां कहता है मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती, स्पष्ट करें। आंसर लिखना है कि लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यही समानता दिखाई पड़ती कि मछली जल में बाहर तड़प रही थी और दीदी घर में अंदर तड़प रही थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग 11 पहुँच गए, चैप्टर नंबर 11 में। कहता है याद करना है, कहता है कि अगला पॉइंट याद करना है, कहता है कि इस पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। कोई दिक्कत? अगला पाठ याद करना है यतीन्द्र मिश्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज स्मारक मिला है। अगला पॉइंट है बाबू कि नौबत खाने का अर्थ प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि है। अगला पॉइंट है बाबू इबादत का अर्थ उपासना है। इबादत का अर्थ क्या है? उपासना। अगला पॉइंट है बाबू कि काशी संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। काशी संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, वह शहनाई के पर्याय भी कहलाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। अगला पॉइंट अगला है कहता है कि काशी में गंगा बाबा विश्वनाथ बालाजी का मंदिर है। अगला याद करना है कि बिस्मिल्लाह खां मन्नत मांगते थे कि मेरा सुर ठीक रहे। अगला पॉइंट इसी पाठ में मुहर्रम त्योहार का जिक्र है। अगला पॉइंट कहता कि बिस्मिल्लाह खां सुशील वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला शहनाई नरकट माने प्रैगन में एक प्रकार का घास से बनाया जाता है। अगला पॉइंट कहता है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद खां हुसैन डुमराव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमराव के। चलिए अगला पॉइंट याद करना है। कहता कि मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। कहता है कि बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिन मतलब बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। किस दिन? मुहर्रम के समय।
मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, मंगल माना जाता है। काशी में भी मरना मंगल माना जाता है। अगला पाठ है कि काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है बाबू कि पहला क्वेश्चन, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? ऐसा लिखना है कि डुमराव से नरकट नाम का पौधा पाया जाता है जिससे शहनाई बनाई जाती है, इसीलिए डुमराव की महत्ता अधिक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है दूसरा, सुशिरवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ऐसा लिखना है, शहनाई को सुशिरवाद कहा जाता है। इससे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है। अरब देशों में शहनाई जैसी वस्तु को नए कहकर बुलाया जाता है। शहनाई को वहाँ शहनाई कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं है। चलिए आगे लिखना है। अगला प्रश्न है तीसरा, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। ऐसा लिखना है कि मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफ़ी घनिष्ठता था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था। चौथा क्वेश्चन कहता, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर दर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऐसा लिखना है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तब वह काशी की ओर मुँह करके प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अंतिम चैप्टर है। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग समझते हैं कि सर की वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता होगा, तब हम हमारे तक पहुंचते हैं कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में। अंतिम जाते लाइक तो कर दीजिए। चलिए देरी नहीं करते, ये चैप्टर का अंतिम चैप्टर है 12। उसके बाद पूरे हिंदी गोधलू भाग 2 समाप्त हो जाएंगे। चलिए गोधली अगला है, पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कहता है, कहता है बाबू कि इस पाठ के लेखक राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला पॉइंट याद रखना है। कहता कि गांधी जी का उपनाम राष्ट्रपिता बापूजी है। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 तक वकालत की थी। अगला पॉइंट कहता है कि वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। मेरे को पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से कब भारत महात्मा गांधी लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है बाबू। कहता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला पॉइंट कहता है कि गांधी जी अपना हथियार सत्य और
अहिंसा को मानते थे। अगला पॉइंट कहता है कि वह बढ़िया शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध एवं हृदय की शांति को मानते थे। अगला पॉइंट कहता है कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट कहता है कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोड्से ने की थी। अगला पॉइंट कहता है कि गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया था। अगला पॉइंट कहता है कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि गांधी जी के प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया और हरिजन है। अगला पॉइंट कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आगे बढ़ते और पॉइंट अगला पर ध्यान देगा। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सब पूछेगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1915 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब पहला क्वेश्चन की ओर ध्यान देगा। कहता है कि मुंह दुखा जाता है ना। कहता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? आंसर लिखना है। गांधी जी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यावहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा ध्यान देगा। दूसरा प्रश्न है बाबू कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? आंसर लिखना है कि मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। ऐसे करने से मनुष्य अपने जीवन में समय से विकास कर पाता है। कोई दिक्कत? अगला तीसरा प्रश्न कहता है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो आंसर लिखना है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान से नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो। अगला चौथा प्रश्न, चौथा क्वेश्चन आएगा कि मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है? आंसर लिखना है कि गांधी जी के अनुसार जब बच्चे लिखना पढ़ने के साथ साथ कुछ कारीगरी और तालीम सीख लेंगे तभी उसके मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, कहता है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? कहना है गांधी जी शिक्षा एक ही होना चाहिए ना, शिक्षा से दो बार लिखा गया। गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जहां बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनके साहस, बदल, सदाचार इत्यादि लक्षण को, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न था। इस क्वेश्चन का क्या था? अंतिम प्रश्न था। एक मिनट देख लेते हैं क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसी प्रकार फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।